हाँ। हम्म। और स्वागत आपका एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी दिवाली की तैयारी हो गई होगी कंप्लीट, झालर वालर लग गया होगा चारों तरफ, दिए भी आज आपने 5 दिए अपने बना लिए होंगे, और सगे संबंधियों को और परिचित लोगों को मिठाइयाँ बांट दी होंगी। तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो सेशन है उसमें क्या है कि थोड़ी सी कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहां आप अक्सर मिस करते हैं, और चूंकि हम लोग अभी पॉलिटी कर रहे थे लगातार, तो एकदम से अगर मैं जंप कराऊं आपको हिस्ट्री में तो मुझे लगता है दिमागी कसरत जरूर होगी ना। तो एक बार जल्दी से सेशन को पहले कर दीजिए शेयर, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे आज? टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, या 25 जितने भी कर पाएंगे। टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, पर किससे करेंगे? हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक। और ये क्लास यूपी टेट, सुपर टेट और टीजीटी वीजीटी का जो बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सीटेट के भी सवाल मिलाए हैं मैंने, मिक्स करके तैयार किए हैं, ताकि सबको, जो भी देख रहा है सबको फायदा हो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हमारा, आपको पता है एसएसटी की जो है वो सारी बुक है, तो ये कॉम्बो है, इसका ये प्राइस जो है आपको अभी अवेलेबल हो जाएगा आपके जो भी आसपास का बुक स्टोर होगा ना। तो दिवाली है, बढ़िया तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो जल्दी से सेशन को कर दो शेयर, और फिर हम लोग अपनी कार्यवाही आज की आरंभ करें, ठीक। चलिए बताइएगा। जी नमस्कार नमस्कार, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपना सेशन धमाकेदार तरीके से, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का भी। और वही जो पूछता हूँ आपसे, एक बार फिर पूछ रहा हूँ, शैल वी स्टार्ट? आज जगह नहीं थी लिखने की, छोटे में लिख दे रहा हूँ। बताइए, शैल वी स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट? आरंभ किया जाए? आरंभ किया जाए बेटा? रुको थोड़ा पानी पी लेने दो। करें स्टार्ट? चलो, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो ये रहा। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर? ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया था? बताइए जरा। तो सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया था? ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड पर बिस्वा, या पर बिस्सा जैसे बोलते हैं, यील्ड वर द फर्स्ट असेस्ड ड्यूरिंग हुज रेन, ठीक है। और मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आपके लिए एक टाइमर लगाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा इसका भी अंदाजा होता रहे। अरे भाई, ये क्या हो गया? अरे ये इधर क्यों नहीं आ रहा है राजा? इधर क्यों नहीं आ रहा ये? चलो भाई, आ गया आ गया आ गया, ठीक है। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है? भूमि की माप के आधार पर, भूमि की माप के आधार पर क्या किया गया? भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, तो आपका टाइम हो गया पूरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए जो सिस्टम बनाया था, इसके लिए जो सिस्टम बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अगर ये पूछ दिया जाए कि इस पद्धति को क्या कहते हैं, ठीक, तो अगर ये पूछ दिया जाए कि इस पद्धति को क्या कहते हैं, तो इस पद्धति को कहते हैं मसाहत पद्धति। क्या कहते हैं? मसाहत पद्धति, मसाहत सिस्टम, मसाहत सिस्टम कहा जाता है, ठीक है बेटा।
क्या कहा जाता है? मसाहत पद्धति कहा जाता है। ठीक, क्लियर? चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका टाइम स्टार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका टाइमिंग हो गई आपकी स्टार्ट। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। निम्न में कौन सा विकल्प आदर्श पाठ योजना की विशेषता को प्रदर्शित करता है? बताइए जरा। तो यूपी टेट में इस बार आपसे 2-3 सवाल पिछले बार भी पूछे गए थे। हो सकता है आपसे कुछ सवाल जो है इस बार पेडागोजी के पूछ दिए जाए। 5 से 6 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उस तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने है। बताइएगा जरा क्या कहा जा रहा है सवाल में। निम्न में कौन सा विकल्प आदर्श पाठ योजना ना एक मॉडल लेसन प्लान की विशेषता को प्रदर्शित करता है? उदाहरणों का प्रयोग, भाषा की सरलता, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन, या फिर उसके बाद उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा आंसर? उदाहरणों का प्रयोग करेंगे आप बताते समय, मॉडल लेसन प्लान। तो देखो सिंपल सी बात है यार, जब भी तुम लेसन प्लान बनाओगे तो तुम्हें एग्जाम्पल तो देने ही पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे। कोशिश करोगे कि तुम्हारी भाषा जो हो वो क्या हो? सिंपल हो, भाषा ऐसी हो जो आपके और हमारे दोनों के समझ में आए। तो भाषा की क्या होनी चाहिए? सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या हो? पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, मॉडल लेसन प्लान बनाते समय टीचर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे, थोड़ा सा पर्सनल गाइडेंस भी बच्चों को प्रोवाइड कराए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, इसके अलावा भी आदर्श पाठ योजना में क्या होता है, और भी चीजें आती हैं। जैसे क्लास में क्या होना चाहिए? एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर होना चाहिए। क्लास में क्या होना चाहिए? एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्लास में क्या होना चाहिए? एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, एक लोकतांत्रिक पर्यावरण होना चाहिए। शिक्षक का सहयोगी होना, पथ प्रदर्शक के रूप में होना, दुनिया भर का वो लफाजी वाली बात है। सिंपल बात यह है कि एक मॉडल लेसन प्लान होना चाहिए। सबसे जरूरी बात, मॉडल लेसन प्लान में आपका एक चीज जरूर होनी चाहिए। क्या? आपके पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए ना। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो जरूर पता होना चाहिए। ठीक, चलिएगा अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यूपी स्टाइल का सवाल। बताइएगा जरा, यूपी स्टाइल सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डूरंड कप, ये मैंने आपको पहले कराया भी है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन। बताइए जरा। तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बताइए। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बताइए। जवाब दो इधर, आपस में बतियाओ कम, जवाब दो इधर। डूरंड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन। ठीक, बताओ। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? कौन से खेल से है डूरंड कप? यूपी टेट में इस तरह के एक आध सवाल पूछ दिए जाएंगे ना, थॉमस कप, ऊबर कप, डूरंड कप ना, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ना। बताओ कौन से खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप का संबंध किससे है बेटा? डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। ठीक है, डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। और ये ओल्डेस्ट इंडियन स्पोर्ट्स कप है। ठीक, भारत में जितने भी खेल खेले जाते हैं उनमें सबसे प्राचीनतम माना जाता है, बल्कि विश्व में भी इसे प्राचीनतम में से एक माना जाता है डूरंड कप को। ठीक, चलिए अगला बताइएगा, अगला बताइएगा, अगला बताइएगा जरा। अगला क्या कह रहा है? अगला सवाल बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन सी संसद की कार्रवाई में प्रतिभाग कर सकता है? इसमें कौन सा वो व्यक्ति है जो संसद का सदन का सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी क्या करता है? प्रतिनिधि जो है वो कार्यवाही में भाग लेता है। बताइएगा, बताइएगा। संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, बताइएगा। संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। क्या हो जाएगा आंसर? आसान सवाल है, यूपी टेट में पहले पूछा भी गया है। क्या हो जाएगा आंसर? इतना समय क्यों लग रहा है भाई? क्या हो जाएगा आंसर? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ वर्तमान में करंट अटॉर्नी जनरल कौन है। करंट
AGI कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। ठीक, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। अटॉर्नी जनरल के बारे में जिस आर्टिकल में दिया हुआ है वो आर्टिकल कौन सा है बेटा? 76। याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या होता है? वो सरकार को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट्स के अंदर। वो सरकार को क्या करता है? कोर्ट्स के अंदर रिप्रेजेंट करता है। और ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है, या भारत सरकार का कह सकते हैं। यह संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु उसकी कार्रवाई में भाग लेता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, वोट भी नहीं कर सकता। बोल सकता है, बोलने का अधिकार है, संसद में पक्ष रख सकता है सरकार का, पर क्या कर सकता है? मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। ठीक, संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता। यह राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार होता है। यह राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार होता है। राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है? एडवाइजर। ठीक, लीगल एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट। लीगल एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एक सेकंड, कहां गया भाई? चलो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में, कल ही बात की थी हमने प्रियम्बल के बारे में आपसे थोड़ी, किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया? बताइए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिससे क्या किया गया? जिससे क्या किया गया? जिससे क्या किया गया? जिससे क्या किया गया बेटा? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया। 42वां, 52वां, 46वां या 43वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बताइए, समय हो गया समाप्त आपका, बताइएगा जल्दी से। क्या हो जाएगा बच्चे? 42वां संविधान संशोधन ना। इसको क्या कहते हैं? लघु संविधान। कल ही बात की थी हमने इस पर। इसे हम क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन से। कब हुआ था? 1976 में हुआ था ये। और इसमें क्या किया गया? समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द और जोड़ा गया। एक शब्द और जोड़ा गया। क्या? अखंडता शब्द जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया था। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के किस केस में निर्णय देते समय यह स्पष्ट किया गया कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती? बताइएगा, संसद संविधान के मूल रूप में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये किस केस से रिलेटेड क्वेश्चन है? किस केस में ये बात कही गई थी कि संसद जो है वो संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती? या इसे ये कह दिया जाए, जैसे हम इसका नाम चेंज करेंगे आप फटाक से जवाब दे देंगे। अगर मैं ये कह दूं, किस केस में यह निर्णय दिया गया कि संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं हो सकता। संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये किस में कहा गया? ये कौन से केस में कहा गया? बिल्कुल सही, जितने लोगों ने जवाब दिया है, जितने लोगों ने जवाब दिया है, क्या? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कब हुआ था? 1973 में। अब तक का वो केस जिसमें सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, लार्जेस्ट बेंच बैठी थी, लार्जेस्ट बेंच
बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। ठीक, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कितने जज थे इस केस में। ठीक है, तो इस केस में क्या बोला गया, संविधान का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। संविधान का क्या होता है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती, किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अब ये सब सवाल मत गलत करना, ने मार के खोपड़ी फोड़ देंगे तुम लोगों का। जल्दी बताओ, 30 सेकंड का समय है। राष्ट्रपति शासन बताओ, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 370, 52, 56 या 60? तो क्या हो जाएगा आंसर, बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। व्हाट शुड बी द राइट आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? और चारों ही ऑप्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है ना, चारों पे सवाल आ सकता है, चारों पर सवाल आ सकता है ना, ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या हो जाएगा आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। यहां पर क्या लिखा होता है, राज्य में, यहां पर क्या लिखा होता है बेटा, राज्य में संवैधानिक तंत्र, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, ठीक, जो स्टेट मशीनरी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है स्टेट में, जब वो फेल हो जाती है तब जो गवर्नर होता है उस स्टेट का, वो राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार से सलाह लेता है, और अगर उस राज्य की सरकार द्वारा हामी भर दी जाती है तो वहां पर वो सरकार बर्खास्त हो जाएगी, और उसकी जगह क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। उसकी जगह क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि 6 महीने के भीतर, क्या कोशिश की जाएगी कि 6 महीने के भीतर नई सरकार का चयन कर लिया जाए। अगर नहीं किया गया तो 6 महीने के बाद अगले 6 महीने बढ़ाया जा सकता है, अगले 6 महीने बढ़ाया जा सकता है, एंड सो ऑन। पर जो मैक्सिमम पीरियड होता है, पर जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, 3 इयर्स का होता है। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट रूल में, राष्ट्रपति शासन में अधिकतम कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है, 3 साल के लिए। एक बार में कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, 356 है। आपको पता है इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट में 3 इमरजेंसी के बारे में आपको पढ़ना होता है। 352 क्या है, राष्ट्रीय आपात। 352 क्या है, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। 360 क्या है, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और 370 किससे रिलेटेड था, जम्मू कश्मीर से, जिसको हटा दिया गया। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले 370 के बारे में सारी चीजें देख के जाना, कब हटाया गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, कभी भी यहां से सवाल टपका देंगे सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताओ, अगला सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। ये हमने SCRT फिल्टर में कराया भी था आप लोगों को। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, 66, 76, 86, 1986 या 1996 में, बताओ कब आया था। ये हम करा चुके हैं आप लोगों को। SCRT फिल्टर पॉलिटी की जिस दिन कराए थे, 15 अक्टूबर की क्लास थी शायद वो, उस दिन ये क्वेश्चन कराए थे और बोले थे यूपी टेट में आएगा। आया हुआ सवाल है यूपी टेट में। बताइए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ सन 1966 में, 1976 में, 1986 में या 1996 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986
1986 में संसद द्वारा पारित किया गया। कब आया था? 1986 में संसद द्वारा पारित किया गया था। और इसकी जो टैगलाइन थी, जो पंच लाइन थी, वो क्या थी? जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, चलो अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे? सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु के शिक्षण में बालक की अवधारणात्मक समझ, और अवधारणात्मक समझ का मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक, अवधारणात्मक समझ विकसित की जाए तो बालक को कौन सा परिलक्षित नहीं, बालक में कौन सा परिलक्षित नहीं होगा, मतलब जिस बच्चे का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुका है उसे क्या नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा? पहला, सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से सोचने का विकास बिल्कुल होगा। जब आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगा तो अपने आप क्या करेंगे? सोशल इश्यूज पर सोचेंगे बैठ के ना, चाहे वो अनपैकिंग जेंडर हो, मतलब जेंडर का इशू हो, चाहे वो सोशल मार्जिनलाइजेशन हो, चाहे वो सामाजिक विविधता हो, ठीक, या विकलांगता हो, या फिर क्या हो, नागरिकता के बारे में हो, सब पे आप सोचेंगे। सामाजिक मुद्दों की आलोचनात्मक समीक्षा करने की क्षमता का विकास अपने आप होगा। रटने की क्षमता, जहां भी ये वर्ड देख लीजिएगा अपने आप समझिएगा ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता ना। और नैतिक क्षमता का विकास ये भी होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रूट एबिलिटी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान था। आप लोग पेडागोजी को लेके बिल्कुल मत घबराइएगा। एसएसटी ये पेडागोजी आपकी 2 क्लास पढ़ाऊंगा आपको, और 2 क्लास में आप एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे पेडागोजी का, ठीक। एक आध हो सकता है गलत हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। तो टेंशन वेंशन मत लेना पेडागोजी का, वो सब हमारी जिम्मेदारी है, हम अपना काम कर लेते हैं। हम वैसे भी आपके चक्कर में हम तो रहेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा, आपका टाइम स्टार्ट होता है। बताइए जरा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। भारत में जल संग्रहण से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस प्रदेश में चलाया गया था? नीरू मीरू कार्यक्रम किस प्रदेश में चलाया गया? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर। इन विच स्टेट नीरू मीरू प्रोग्राम रिलेटेड टू वाटर हार्वेस्टिंग इज रन इन इंडिया? ठीक, बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको पवन सर ने करा रखा है ना। नीरू मीरू कार्यक्रम जो है वो किस प्रदेश में चलाया गया था? नीरू मीरू कार्यक्रम किस प्रदेश में चलाया गया था? किस प्रदेश में चलाया गया था? तो कौन से प्रदेश में चलाया गया था बेटा? आंध्र प्रदेश में। कौन से प्रदेश में चलाया गया था? आंध्र प्रदेश में। नीरू मीरू कार्यक्रम कौन से प्रदेश में चलाया गया था? आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1 मई सन 2000, 1 मई 2000 AD, सन 2000 में चलाया गया था, ठीक। नीरू मीरू कार्यक्रम। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? वह देश जहां पर 100% जनसंख्या 100% अर्बनाइजेशन है, नगरों में निवास करती है। 100% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन सिटीज, मतलब जहां पर क्या है? 100% अर्बनाइजेशन है, 100% अर्बनाइजेशन है, 100% अर्बनाइजेशन है। जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, सिंगापुर। बताओ क्या हो जाएगा जवाब? 100% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी, सिंगापुर। करेक्ट आंसर इज डी, सिंगापुर, ठीक। तो सिंगापुर में क्या है? 100% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यह क्वेश्चन भी यूपी टेट में आया है। अगला सवाल 12, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? बताइएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं?
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। बताइएगा, भारत में ग्रीष्म काल में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होने से हवाएं क्या होती हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। आपको ये चीज योगेंद्र सर ने कराई हुई है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। ठीक, ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर चलती हैं। आप चाहें तो हिंदुस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। हिंदुस्तान में मानसूनी विंड क्या होता है? केरल से इंटर करता है, केरल से इंटर करता है और मतलब यहां से निकल के जब ये आता है कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये इधर घूमता है और फिर जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में आता है इधर आता है, केरल से होते हुए बंगाल की खाड़ी से होते हुए इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है ना। तो इधर से इधर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। भाई ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो यहां से यहां जाता है, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ठीक है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। बताइए जरा, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है मतलब 12 घंटे का दिन होता है, 12 आवर्स अ डे, 12 आवर्स अ नाइट। जब ये वाली स्थिति होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं? बताइए। बताइए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर होते हैं। कौन सी स्थिति है ये? कौन सी स्थिति है ये? किन दो स्थितियों में होता है ये? किन दो स्थितियों में होता है ये बताओ? कब होता है? एक होता है 21 मार्च और एक होता है 23 सितंबर। ठीक, विषुव की स्थिति, विषुव की स्थिति, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स की स्थिति होती है। ठीक, कहां पड़ती हैं? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर। कहां पड़ेंगी? इक्वेटर पे। कहां पड़ेंगी? इक्वेटर पे। कहां पड़ेंगी? इक्वेटर पे ना। इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम पढ़ाते समय? अगर यही सवाल मैं पेडागोजी में पूछ देता तो चार्ट पेपर से करते हैं। चार्ट पेपर पे क्या करते हैं? बीच में सन बनाते हैं और पृथ्वी की 4 दिशाएं, पृथ्वी की 4 स्थितियां बनाते हैं और इन 4 स्थितियों में बताते हैं कि किस तरह से ऋतु परिवर्तन होता है। ये चार्ट में समझाया जाता है कौन सी गति होती है ये पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ना, तो परिक्रमण करना। ठीक, पृथ्वी का परिक्रमण करना, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। क्या करना? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक, तो क्या इस्तेमाल किया जाता है इसमें? चार्ट पेपर यूज किया जाता है। ऐसे भी सवाल आ जाएगा अगर इसी को पेडागोजी से जोड़ के पूछना होगा तो। अगला बताइए, अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 14। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक व्यवस्था का नवनिर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना या उपरोक्त सभी। बताइए टीचर को क्या करना चाहिए? देखो तुमको एक बात बता देते हैं, पेडागोजी, सीडीपी ये कोई ऐसा बड़ा हवा सब्जेक्ट नहीं होता। क्या आप लोगों के दिमाग में बैठ गया है, जिसको कहते हैं ना गलथेतराई करना, गाल बजाना, शब्दों का जाल बुना जाता है। सामाजिक समरसता, अरे बाप रे बाप, ऐसा लगा कि क्या सुन लिए। टीचर का त्रुटिपूर्ण व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, आपको लगा गजब पता नहीं क्या पढ़ लिए। है बिल्कुल सिंपल बात कि आप एज अ टीचर किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से क्लास मैनेज करेंगे। बस उसमें क्या है, थोड़ा ना मिर्चा मसाला झोंक के एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। दिक्कत क्या है, आप कभी उस अप्रोच से पढ़े ही नहीं, उसको समझने के अप्रोच से पढ़े ही नहीं ना, इस वजह से दिक्कत आती है। आपको लगता है पेडागोजी मतलब बहुत बड़ा कोई पहाड़, 5 मिनट का खेल है यार। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य, भाई तुम खुद सोचो, तुम अगर एक टीचर हो सोशल साइंस के तो तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? समरसता का विकास करना बिल्कुल होना चाहिए, व्यवस्था का नवनिर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, ठीक है, नवनिर्माण करना 2,
रीबिल्ड द सोशल ऑर्डर, हाँ हो सकता है, कह सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर हो सकता है। वैसे कायदे से इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था ना, ए और बी, बी और सी, सी और डी, ऐसे होना चाहिए था ऑप्शन। चूंकि वो नहीं है इसलिए 14 नंबर पे क्या हो जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं ये बी बड़ा प्रॉमिसिंग नहीं है। अगर इसमें ऐसे हो जाता ना ए और सी, ए और बी, बी और डी, तब हम चुन लेते ए एंड सी। तो चूंकि वैसा नहीं है ऑप्शन में, उतना कठिन नहीं किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कक्षा में सामाजिक रूप से अपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे, बताइए। सामाजिक रूप से अपेक्षित बच्चों, अपेक्षित नहीं होगा, उपेक्षित होगा, उपेक्षित बच्चों के लिए। व्हाट विल यू डू टू इनकरेज सोशली, एक्सपेक्टेड नहीं होगा, उपेक्षित होगा ना, चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। सोशली मार्जिनलाइज्ड होना चाहिए, हाशियाकरण, बताइएगा। सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे, अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे, समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे, या समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे, बताइए। ऐसे लोग जो सोशली क्या हैं, नेग्लेक्टेड हैं, सोशली क्या हैं, नेग्लेक्टेड हैं, उन सोशली नेग्लेक्टेड बच्चों के लिए, सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों को आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है। तो आप यही तो बोलेंगे ना कि समाज में बुराइयां कम होनी चाहिए और अच्छाइयां क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। भाई दिवाली का मौसम है, इस तरह का सवाल भी होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए कटाक्ष वर्ड को बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंस में नहीं लिया जाता, इस वजह से ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, बाहर। दूसरा क्या है, अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे, उपेक्षा नहीं कर सकते, अंधविश्वास को क्रिटिसाइज करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, और फिर कह रहा है समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे, कर तो लेंगे पर इससे आपका उद्देश्य नहीं पूरा होगा। उद्देश्य क्या है, उन सोशली नेग्लेक्टेड बच्चों को मोटिवेट करना। तो उद्देश्यों की प्राप्ति, उद्देश्यों की पूर्ति कौन से ऑप्शन में हो रही है, डी वाले में हो रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए, बताइए क्या देना चाहिए भाई। टीचर्स ऑफ सोशल साइंसेस शुड गिव स्टूडेंट, किसी भी सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को क्या करना चाहिए, सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, सामाजिक कुरीतियों के निदान का ज्ञान, नए सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान, या संस्कारी व्यवस्था या समाज के निर्माण हेतु उपरोक्त सभी प्रकार का ज्ञान। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। सारी ही चीजें आ जाएंगी। आपको प्रॉब्लम से भी अवगत कराना है, तो प्रॉब्लम के बारे में भी बताना होगा, कुरीति के निदान कैसे होगा, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों ने यही तो किया। और फिर तीसरा, नए सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान होना, कैसे समाज बदल रहा है, बदलते समाज में कौन किस तरह का व्यवहार करेगा, महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, दलितों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये बात भी उसके अंदर आएगी। तो क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है बताओ जरा, 30 सेकंड के अंदर जवाब दोगे इसका। तुमको ये योगेंद्र सर ने कराया भी है। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग क्या कहलाता है, बताओ। तट कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, डेल्टा कहलाता है, द्वीप कहलाता है, बताओ बताओ जल्दी। तीन ओर से समुद्र से घिरा भाग क्या कहलाता है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, अरब सागर, अरब सागर, हिंद महासागर, और इधर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो तीन ओर से जो समुद्रों से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं, भारतीय, क्या बोलते हो तुम, भारतीय प्रायद्वीप बोलते हो, पेनिनसुला बोलते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी प्रायद्वीप। आंसर क्या हो जाएगा, सी प्रायद्वीप। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 बताओ। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइएगा। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, 16, 17, 18, 14। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब, कल ही बताए हैं, कल ही बताए हैं, बताओ।
किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? इतना समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से बताइए कौन से अनुच्छेद में वर्णित है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? 17 में। 14 में क्या है? रूल ऑफ लॉ। 14 में क्या है? रूल ऑफ लॉ। 16 में क्या है? जॉब्स की बात कही गई है कि उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और 18 क्या है? उपाधियों का अंत, टाइटल। ठीक है, उपाधियों का अंत। ठीक, अगला बताइएगा, अगला बताइएगा। संसद में प्रश्नकाल के समय, संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? अतारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, ए और बी दोनों, या ये सभी? बताइए, ये क्या बात हुई भाई? जब ए और बी दोनों, ये सभी, तो ये क्या बात हुई? हद हो गई यार। बताओ क्या हो जाएगा? ये यहां ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, नाइदर वन नॉट टू होना चाहिए। ए और बी दोनों, हर तरह का प्रश्न पूछा जाता है ना। अनस्टार्टेड भी पूछा जाता है, स्टार्टेड भी पूछा जाता है, मतलब अंडरलाइन, अनस्टार्टेड। ठीक ठीक, यहां पर सीटेट में क्वेश्चन क्या आ जाता है? प्रश्नकाल। तो याद रखिएगा, संसद के सत्र की कार्यवाही, संसद के सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल से आरंभ होती है, प्रश्नकाल से आरंभ होती है। इसमें क्या करते हैं? सरकार से प्रश्न पूछा जाता है। संसद के सत्र का जो पहला घंटा होता है, फर्स्ट आवर होता है, दैट इज क्वेश्चन आवर, जिसमें क्या करती है कि जो विधायिका होती है, जो संसदीय विधायिका होती है, वो क्या करती है? कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव्स को क्या करती है? चेक एंड बैलेंस बनाती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है। जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न हमेशा क्या करता है? कंट्रोल बनाता है। प्रश्न हमेशा क्या करता है? कंट्रोल बनाता है। ठीक, अगला 20 नंबर क्वेश्चन बताओ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया? रैयतवाड़ी, काश्तकारी, महालवाड़ी, इस्तमरारी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज इंप्लीमेंटेड बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस? बताइए। अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल आपके लिए। टॉप 20 क्वेश्चन थे आज पेडागोजी के समेत। थोड़ा आपको अंदाजा लगा होगा कि अगर आपके यूपी टेट के पेपर में थोड़ी सी पेडागोजी आती है तो आप उसको किस तरह से टैकल करेंगे। अभी आगे तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया? कॉर्नवालिस किससे रिलेटेड था? इस्तमरारी। मैंने बताया था आपको, इस्तमरारी को जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, इसे स्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, इसे स्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। कब शुरू हुआ? 1793 में। कब शुरू होता है? 1793 में। ज्यादातर कहां लगाया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी। ज्यादातर कहां लगाया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक, भारत के, ये भी याद रखिएगा, भारत के 19% क्षेत्र पर, 19% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू की गई थी, लागू की गई थी। 19% लैंड ऑफ द इंडियन एरिया, उसके अंदर क्या था? ये कवर्ड था बंगाल प्रेसिडेंसी। परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टेस्ट पसंद आया होगा। टेस्ट मतलब एक प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट मैं बीच बीच में लाता रहूंगा सरप्राइज के तौर पे, ताकि हमारा हिस्ट्री, पेडागोजी, ये सब भी रिवाइज होता रहे। और अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो पॉलिटी की है। तो अगली क्लास में जब आपसे मिलूंगा तो किसके साथ मिलूंगा? पॉलिटी की क्लास के साथ। ठीक, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।